अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण का पुस्तक है जी। इसमें अच्छी जानकारी है, हम आप लोगों को सामने लेके आए हैं। इंडिया के मूल निवासियों की राज्य सभ्यता अर्थात कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की ओर से दिए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत को, दूसरे शब्दों में साम्यवाद को, विश्व के महान अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने अपने अथक परिश्रम एवं परिवर्तनों के साथ एक नए वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स अपने आप को एक नास्तिक, दार्शनिक और एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहता था। कार्ल मार्क्स विश्व का इतना बड़ा और महान अर्थशास्त्री और फिलॉसफर हुआ है कि प्रत्येक कल्याणकारी इंसान का उसके आगे अथवा उसके किए गए कार्यों के समक्ष अपने आप ही सिर झुक जाता है। कार्ल मार्क्स ने गौतम बुद्ध के दिए सिद्धांत साम्यवाद, कम्युनिज्म को अपनी ओर से एक नए ढंग से प्रस्तुत करके विश्व का इतिहास ही बदल कर रख दिया है। कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग के पूंजीवाद, सामंतवाद और समाजवाद की जड़ें हिलाकर रख दी है। कार्ल मार्क्स ने 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी की एक अत्यधिक संपन्न यहूदी जेवास परिवार में जन्म लिया। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से एक मशहूर वकील थे। अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अमीर परिवार, अच्छे लोगों एवं बड़े घराने के लोगों के साथ उठना बैठना उस परिवार में आम पाया जाता था। परंतु कार्ल मार्क्स के परिवार में क्रांतिकारी और विद्रोही विचारधारा की कोई भी या किसी भी तरह की कोई झलक नहीं पाई जाती है। जबकि 1824 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के परिवार के समस्त सदस्यों ने अपनी मूल धर्म त्याग कर ईसाई धर्म धारण कर लिया था। इसलिए ईसाई धर्म जीवन भर उनके कार्ल मार्क्स के साथ चिपका रहा और वह ईसाई धर्म को मानते रहे। मैं कार्ल मार्क्स का विद्यार्थी हूँ और मेरी रचनाओं को अधिकतर प्रतिवादी की तरह ही कहा जाता है। मैं सहृदय कार्ल मार्क्स का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया की धरती पर और दलित कौम और गरीब जनता में मार्क्सवाद प्रिय होना चाहिए था, परंतु मार्क्सवाद इंडिया जैसे देश में और इंडिया में बसी जनता में अपने पैर नहीं जमा सका। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर मार्क्सवाद एक कल्याणकारी सिद्धांत है जिसके लागू होने के साथ करोड़ों की संख्या में लोगों की आर्थिक गुलामी की जंजीरें टूट सकती है, तो वह सिद्धांत इंडिया जैसे देश में सफलता के साथ अपने पैर क्यों नहीं जमा सका। आज के समय में मार्क्सवाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिया की दलित कौम को ही है, क्योंकि यह भी इनका अपना ही फलसफा है। पर खेद है कि इंडिया की तरह दलित कौम अछूत शूद्र साम्यवाद का या मार्क्सवाद से बहुत दूर रहते हैं। इंडिया की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा इंडिया में अछूत कहलाता है। यह बहुत संख्या आज तक मार्क्सवाद को क्यों नहीं अपना सकी। इसका क्या कारण है
कि विश्व पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्या अशिक्षा, क्या गरीबी, क्या पिछड़ापन, क्या कोई धर्म या इंडिया में मार्क्सवादी की तरह कोई चलाने वाले नेताओं में कोई कमी पाई जाती है, या कोई और, या फिर कार्ल मार्क्स की ओर से प्रस्तुत किए गए सिद्धांत में ही कोई कमी या कमजोरी पाई जाती है? कम्युनिज्म या मार्क्सवाद, साम्यवाद इंडिया में आज तक अपने पैर क्यों नहीं जमा सका, जैसे सोवियत यूनियन, चीन, वियतनाम, क्यूबा या अन्य समाजवादी देशों में फैला था, यहाँ फैला है, जबकि इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद आंदोलन के नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साम्यवाद या मार्क्सवाद के नेताओं का भी हाथ रहा है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु मेरी समझ में इसका एक कारण यह है कि इंडिया जैसे जाति प्रधान और वर्ण व्यवस्था प्रधान देश में साम्यवादी आंदोलन की बागडोर सही नेताओं के हाथ में नहीं आई, या जिस नेताओं के हाथ में इंडिया में चलाई जा रही है मार्क्सवाद या साम्यवाद आंदोलन की बागडोर आज तक ही रही है, वो इस आंदोलन को चलाने में या आगे बढ़ाने में ईमानदार नहीं थे, और वो आज भी इस विचारधारा के आत्महित नंबरदार मार्क्सवादी नेता तथा कम्युनिस्ट नेता मार्क्स काल के सिद्धांतों के प्रति ही वफादार नजर नहीं आ रहे हैं, या आज भी वे नेता इस सिद्धांत को चलाने में या अपनाने और धारण करने में ईमानदार और निष्पक्ष नहीं है, जैसे दूसरे देशों सोवियत संघ, वियतनाम, चीन और क्यूबा में नेता ईमानदार थे या है। इस पर शब्दों में यह तथ्य समक्ष आता है कि इंडिया में साम्यवाद या मार्क्सवाद की लहर की बागडोर ब्राह्मणवादी विचारधारा या विदेशी आर्यन के वर्ण व्यवस्था की सबसे उच्च कोटि के वर्ण और जाति के लोगों ब्राह्मण के हाथ में ही रही है, और आज भी यही ब्राह्मणवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक इस साम्यवादी तथा मार्क्सवादी आंदोलन का इंडिया जैसे देश में नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि इंडिया की धार्मिक स्थिति और सामाजिक ढांचे, जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था से परिचित हुई भी जानबूझकर अनजान बनते नजर आ रहे हैं और अनजान बन रहे हैं। आज भी वो इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद आंदोलन के नेता जानबूझकर या अनजाने में ही अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। धर्म और साम्यवाद एक ईंट कुत्ते का बैर है। एक म्यान में दो तलवारें लटकी नहीं रह सकती, जिसका परिणाम गौतम बुद्ध ने आज से लगभग 2550 वर्ष पूर्व ही सारे विश्व के सामने रख दिया था। इसलिए गौतम बुद्ध को विश्व का सर्वप्रथम साम्यवादी कहा जाता है, कम्युनिस्ट कहा जाता है, और माना जाता है आर्यन हिंदू धर्म के सिवाय विश्व में और कोई भी इस तरह का धर्म नहीं है जिसमें जन्म से ही बालक को या इंसान को जाति, वर्ण और गोत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। इंडिया की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और धार्मिक ढांचे को विदेशी आर्यन, हिंदू, ब्राह्मणवादी लोगों ने मध्य एशिया से आकर विचित्र ही नहीं, बिल्कुल इसको खंडित और दूषित भी कर दिया है। इंडिया के हिंदू समाज में बालक या इंसान जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म ले लेता है, और जन्म लेने वाले बालक या इंसान को
जन्म समय ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नामकरण कर दिया जाता है। उस बालक या इंसान को इंडिया के हिंदू समाज में हिंदू धर्म या हिंदू आर्यन संस्कृति के अनुसार धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार और कर्तव्य जन्म लेने वाले बालक या इंसान के वर्ण और जाति अनुसार निश्चित कर दिए जाते हैं। हिंदुओं के हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अछूत शूद्र के घर जन्म लेना या बालक या इंसान के जन्म से ही सभी के सभी अधिकार समाप्त कर देना या छीन लेना तथा अधिकारों से वंचित करना एक हिंदू धर्म का एक धार्मिक उपदेश माना जाता है। यह भी आर्यन्स हिंदू धर्म शास्त्रों का और आर्यन्स हिंदू वेदों, ग्रंथों और स्मृतियों तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का धार्मिक उपदेश है कि अछूत के शूद्र के सारे अधिकार छीनकर अमानुषिक ढंग से अपनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी व्यतीत करने के लिए बस्ती से दूर रखा जाए और उनको अछूत अनटचेबल घोषित कर दिया जाए। राज्य शक्ति, पॉलिटिकल पावर और आर्थिक शक्ति आर्यन हिंदू ब्राह्मणवादियों के हाथ में ही रही थी। इसलिए इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानून और धार्मिक उपदेश ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ अपने ही हितों और पूर्ति के लिए बनाए हुए थे। इंडिया में कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पहले भी तो ही ब्राह्मणवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक आर्यन्स हिंदू नेता ही रहे थे और आज भी उन लोगों के हाथों में ही इस आंदोलन की बागडोर है। ये ब्राह्मणवादी लोग कट्टर हिंदू इसलिए कम्युनिस्ट, साम्यवादी आंदोलन या मार्क्सवादी आंदोलन की अगुवाई करने के लिए आगे आए थे या आगे आ रहे हैं ताकि असली साम्यवाद, कम्युनिज्म, मार्क्सवाद लहर को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए, जिसमें यह ब्राह्मणवादी नेता काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और अब भी सफल हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गौतम बुद्ध की एक बहुत ही क्रांतिकारी नास्तिक और कम्युनिस्ट था को एक धार्मिक व्यक्ति या हस्ती बना दिया है और उसकी विचारधारा को या उसके सिद्धांतों को धर्म का नाम दे दिया है, जिससे आम आदमी भटक गया है और समाज से बहुत दूर हो गया है। इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद, कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता यह चाहते हैं या फिर उनका यह कहना कि इंडिया में एक मार्क्सवाद या साम्यवाद स्थापित किया जाए। इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद के पैर जम जाने के बाद अपने आप ही सामाजिक और धार्मिक सुधार हो जाएंगे। वास्तव में सच्चाई ये है कि आर्यन हिंदू ब्राह्मणवादी लोग मार्क्सवाद या साम्यवाद लहर पर भी बहुत ही चालाकी के साथ अपना ही कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ब्राह्मणवाद का और मार्क्सवाद या साम्यवाद का दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं है। इनकी इंडिया के समाज के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की विचारधारा रखना सच्चाई से करोड़ों मील दूर है। इस बात में कोई भी किसी तरह का कोई तर्क नहीं आता है कि आर्थिक सुधार आने से सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ जैसे कि जातिवाद, वर्णावस्था, छुआछूत, ऊंच नीच अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, जबकि यह
पूर्ण रूप से गलत है कि आर्थिक समानता आने से इंडिया के समाज में सभी कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और छुआछात ने इंडिया के समाज को इस तरह से जकड़ा हुआ है। यह आर्यन हिंदू ब्राह्मणवाद का बुना हुआ जाल इतनी आसानी से साथ या दोगला नीति से तोड़ा नहीं जा सकता। अज्ञानी के साथ या दोगली नीति से तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया में मार्क्सवादी या साम्यवादियों की यह नीति या आंदोलन एक मजाक बनकर ही रह गई है। आर्थिक समानता ही सामाजिक कुरीतियों की ओर धार्मिक दृष्टिकोण की केवल एक मात्र दवा है। मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि हर बीमारी का इलाज ही दवा नहीं है। जिस तरह की बीमारी हो, डॉक्टर उस बीमारी का उस दवाई के साथ उपचार करता है जो दवाई उस बीमारी को ठीक करवा सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन भी करता है। इंडिया के समाज को तो ऑपरेशन ही नहीं की ही जरूरत न है कि साधु संत ऋषि मुनियों और देवी देवता की विभूति की। मार्क्सवाद या साम्यवाद साधु संतों, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं में जमीन आसमान का अंतर है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक कल्याणकारी फलसफा कहा जाता है, जबकि धर्म विश्वास और कल्पना पर आधारित है। धर्म अन्याय अंधविश्वास में ही विश्वास रखने की ही एक कला है। धर्म तर्क और विवेक से बहुत दूर रहता है। इंडिया जैसे समाज में जहाँ मनुष्य की पहचान जाति, वर्ण और गोत्र के नाम पर की जाती है, वहाँ आर्थिक समानता से पहले धर्म आर्यन हिंदू धर्म शास्त्रों और सामाजिक कुरीतियों पर आक्रमण करना अत्यंत आवश्यक है। इंडिया में अछूतों, शूद्रों या दलित कौम को सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर समानता का अधिकार मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। दलित कौम के साथ ब्राह्मणवादी हिंदुओं के धर्म की ओर से अर्थात दूसरे शब्दों में धर्म की ओर से जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और आज भी अमानवीय व्यवहार और जुल्म किया जा रहा है, पहले उस जुल्म को, उस अत्याचार को, उस तशद्दुद को रोकना अत्यंत आवश्यक बनता है। इंडिया के समाज को आर्यन ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की शर्मनाक बुराइयों जैसे वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों, सामाजिक, धार्मिक और असमानता की बुराइयों को समाप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह सब करने के पश्चात ही धार्मिक समानता के लिए संघर्ष करना आरंभ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में साम्यवाद, कम्युनिज्म या मार्क्सवाद का नेतृत्व करने वाले साम्यवादी नेता या मार्क्सवाद पहले आर्यन ब्राह्मणवादी हिंदुओं के हिंदू धर्म जो कि इंडिया के मूल निवासी आज की दलित कौम के लिए एक विदेशी धर्म है, दलितों के लिए एक विदेशी धर्म है, को जड़ से समाप्त करने का पक्का बीड़ा उठाए, तभी दलित कौम इंडिया के कम्युनिस्ट आंदोलन या मार्क्सवादी आंदोलन में शामिल हो सकती है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू धार्मिक पुस्तक और हिंदू धार्मिक स्थानों का पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की तरह जिंदगी से त्याग कर दे, तभी दलित कौम इस आंदोलन में पूर्णतः सहयोग कर सकती है। आज तक इंडिया में साम्यवादी या मार्क्सवादी आंदोलन के नेता चाहते हुए या न चाहते हुए यह तो वो ही जानते हैं कि ये काम नहीं कर सकते और
भविष्य में इंडिया में ब्राह्मणवादी वर्ण जाति के साम्यवादी नेताओं या मार्क्सवादी लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कारण स्पष्ट है कि इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद का नेतृत्व करने वाले पहले भी ब्राह्मणवादी ब्राह्मण और स्वर्ण जाति के हिंदू लोग थे या नेता थे, और आज भी वो ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सोच के मालिक हिंदू ही मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्यंस ब्राह्मणवादी हिंदू चाहे वो किसी भी आंदोलन के साथ क्यों न जुड़ा हुआ हो, पहले वह एक हिंदू होने का दावा अवश्य प्रस्तुत करता है, और फिर उस आर्यंस ब्राह्मणवादी हिंदू के दिल में कहीं न कहीं विदेशी ब्राह्मणवादी हिंदुओं की ओर से लिखे गए हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों, वेदों, स्मृतियों, शास्त्रों, हिंदू संस्कृति और अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों के प्रति वचनबद्धता और सहानुभूति अनायास ही उमड़ पड़ती है, या अपने धर्मों के प्रति प्रेम एवं धार्मिक सहानुभूति पैदा हो जाती है। ये लोग इंडिया के समाज के ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध न करते हुए ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे को ही अप्रत्यक्ष रूप से पक्का तथा मजबूत करने में लगे हुए हैं। या तो इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवादी आंदोलन के काफिले या कारवां को पहले से ही गलत मोड़ देते आ रहे हैं। ये ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी नेता सिर्फ अपने निजी स्वार्थ हेतु कम्युनिस्ट लहर या मार्क्सवादी आंदोलन को दिशाहीन करने में विश्वास करते हैं और आज भी गलत दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब का जाट धरती को माता कहकर सम्मान देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पंजाब का जट मानसिक रूप स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, दिल और दिमाग पर एक सामंतवादी है तथा जमींदारी जागीरदारी प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि परिवर्तन और विकास प्रकृति का और मनुष्य के स्वभाव का एक मुख्य अंग है। फिर भी यह माना जाता है कि मनुवाद और जट्टवाद एक ही विचारधारा के साथ जुड़े हुए और जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? भैया आपको अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।